हेलो एवरीवन। तो आज फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी हमारी शुरू हो चुकी है, मैंने आपको बताया था। तो आज हमारा जो तीसरा चैप्टर है और तीसरे चैप्टर का पार्ट 2 है। तो जो इससे पहले का जो फर्स्ट पार्ट था वो उसकी बेसिकली 2 वीडियो है। तो इसको देखने से पहले सबसे पहले आप क्या करें, फर्स्ट पार्ट की 2 वीडियो देखें ताकि आपको एक सेपरेटली चीज़ आप वीडियो से जुड़े रहो। ठीक है। तो आज हमारा जो ये तीसरा पार्ट है, इसके जो सेकंड पार्ट है वो बेसिकली हमारा ये भी 2 वीडियो में आपके आएगी। ठीक है। आज तो हमारी सेकंड पार्ट की फर्स्ट वीडियो है। तो बेसिकली हमारे जो इससे आपका भारतीय कृषि से रिलेटेड है, देखते हैं हरित क्रांति। ठीक है। तो हमें ये समझना है कि हरित क्रांति क्या होती है। तो हरित क्रांति 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो हरित क्रांति जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना, हरित और क्रांति। हरित का अर्थ होता है फसल और क्रांति का अर्थ होता है बड़ी मात्रा में वृद्धि। सिंपल सा है। तो आप इसको समझ, हरित का मतलब क्या होता है कि फसल, और क्रांति का मतलब होता है वृद्धि। तो आप कभी ऐसा मत समझना क्रांति का मतलब यहाँ पर कोई युद्ध की बात हो रही हो, तो ऐसा कोई यहाँ पर इसका मतलब कतई नहीं है। ठीक है। हरित क्रांति से अभिप्राय है अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोग से हुए खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि से। सिंपल ये डेफिनेशन आपकी ऊपर जो था वो आपका अर्थ था और ये आपकी डेफिनेशन है। तो क्या हरित क्रांति से अभिप्राय कि अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोग से खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि, उसे हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति। ठीक है। तो हरित क्रांति की शुरुआत बेसिकली आपके जो 1960 के दशक में हुई। इसी 2 अवस्थाओं के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है कि जो हरित क्रांति थी उसका जो कोई फिक्स डेट नहीं है। ये आप अगर आपसे पूछा जाता तो आप बेसिकली बता देना कि 1960 के दशक में। ठीक है। तो इसकी 2 अवस्था थी। पहली अवस्था क्या थी कि 60 के मध्य से 70 मतलब 1960 के मध्य से 1970 के मध्य तक, ये पहली अवस्था थी। इस अवस्था में भारत के संपूर्ण हिस्से में केवल गेहूं और चावल के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई थी। ठीक है। मतलब 1960 की जो पहली अवस्था थी 1960 से 1970 तक, तो इस अवस्था में जो पूरे भारत में जो था वहाँ पर सिर्फ गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। और जो दूसरी अवस्था आपकी 1970 से 1980 के मध्य, इस अवस्था के दौरान हरित क्रांति का प्रभाव भारत के कुछ विशिष्ट राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा तथा तमिलनाडु आदि तक सीमित थे। मतलब दूसरी अवस्था में था कि जो हरित क्रांति हुई थी इसमें जो इसका प्रभाव कुछ ही भारत के कुछ ही हिस्सों में देखा, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया आदि। और अगले जो क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से आपका 4 नंबर का पूछा जा सकता है, हरित क्रांति की विशेषताएं बताइए। ठीक है। तो हरित क्रांति मैंने आपको बता दी, तब इसकी विशेषताएं, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहली विशेषता है कृषि उत्पादकता में तीव्र गति। हरित क्रांति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि के दौरान से वर्तमान में कृषि उत्पादकता में तेजी से वृद्धि देखी गई, जो भारतीय कृषि क्षेत्र में एक संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है। तो सिंपल सा कि जब हमने पंचवर्षीय योजना बनाई थी तो वहाँ पर क्या होता कि जो फर्स्ट आपके पहली पंचवर्षीय योजना थी तो बेसिकली उसमें हमारा क्या था कि कृषि को बढ़ाना था, कृषि क्षेत्र में सुधार करना था। तो उस सुधार के फलस्वरूप कुछ समय के बाद जो हमारा कृषि उत्पादकता तीव्र गति से वो उसमें परिवर्तन हुआ था। दूसरी इसकी विशेषता है निर्वाह खेती से व्यापारिक खेती की ओर परिवर्तन। तो सिंपल से डेफिनेशन का मतलब क्या है जो यहाँ पर दी गई हेडिंग, निर्वाह खेती से व्यापारिक खेती, मतलब अब लोग खाने के लिए खेती नहीं करते थे, वो बेचने के लिए भी उन्होंने खेती करना शुरू कर दी। व्यापारिक खेती का मतलब यही होता है कि खाने के स्थान पर अब खाने के स्थान के साथ साथ अब व्यापार के लिए भी खेती करना। तो उत्पादन में प्राप्त वृद्धि ने किसानों को अधिक लाभान्वित बना दिया, जिससे कि किसानों को निर्वाह खेती के बजाय व्यापारिक कृषि की ओर खिसकने के लिए प्रेरित किया गया। ठीक है। और जो अगली विशेषता है किसानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन। तो दृष्टिकोण का मतलब जो उनका माइंड सेट था जो वो बिल्कुल उसमें चेंजेस आए हैं। चेंजेस क्या थे देखते हैं। किसानों के व्यापार के कारण किसानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया, क्योंकि अब खेती को केवल जीवन निर्वाह के स्रोत के रूप में नहीं देखा गया बल्कि इसे व्यापार कार्य के रूप में भी देखा जाने लगा। तो मतलब परिवर्तन सिंपल से क्या था कि जो वो पहले वो लोग क्या करते थे, कृषि को सिर्फ एक
जीवन निर्वाह की दृष्टि से ही देखते थे, लेकिन अब वो व्यापार की दृष्टि से कृषि क्षेत्र को देखने लगे। और जो अगली जो विशेषता थी, खाद्यान्न फसलों में आत्मनिर्भरता, मतलब हम जो थे खाद्यान्न खाने वाली जो फसलें थी उसमें आत्मनिर्भर हो गए। फसल उत्पादन में वृद्धि इतनी प्राप्त हो रही है कि भारत ने अब खाद्यान्न फसलों का बफर स्टॉक रखना शुरू कर दिया था। मतलब कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, जो हमारा प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो रहा था कि अब हमारे पास क्या बफर स्टॉक, मतलब हमने स्टॉक में अनाज रखना शुरू कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हरित क्रांति की सीमाएं फिर विफलता बताए। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन सिंपल सा समझ में आना चाहिए क्या कह रहा है। हरित क्रांति की सीमाएं विफलता है, सीमाएं का मतलब आपको मैंने पहले बताया था कमियां, कि जो हरित क्रांति आई थी उसकी क्या कमियां, उसकी क्या विफलताएं, ये बता रहे हैं। ठीक है, तो हरित क्रांति के मुख्य सीमाएं निम्नलिखित हैं। तो पहले इसकी जो कमियां थी, हरित क्रांति के कारण फसलों के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि केवल गेहूं तथा चावल तक ही सीमित थी। दालों एवं व्यापारिक फसलों जैसे जूट, कपास, चाय आदि के उत्पादन में ऐसी कोई वृद्धि नहीं हुई। तो सिंपल सा देखो, ये चीज़ें हमने पढ़ी है कि जो हरित क्रांति आई तो बेसिकली उसमें हमारा क्या था, गेहूं और चावल की जो थी उसी में तीव्र गति से वृद्धि हुई। तो जो भारत में इसके अलावा जो और फसलें उगाई जाती है जैसे कि जूट हो गया, कपास हो गया, चाय आदि के उत्पादन में कोई खास वृद्धि नहीं होती। तो ये कहीं न कहीं उस चीज़ की हरित क्रांति की सीमा या फिर हरित क्रांति की विफलता को दर्शाती है। दूसरा पॉइंट आपका है, हरित क्रांति का विस्तार सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं रहा। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु जैसे शहरों में प्रभाव पड़ा, किंतु लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा जैसे राज्यों में कुछ खास प्रभाव नहीं दिखा। तो इसकी जो दूसरी सबसे बड़ी कमी ये निकल कर सामने आ रही है कि जो हरित क्रांति आई थी उसका बेसिकली कुछ गिने हुए क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखा, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, जैसे बाकी अब आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा है, इन राज्यों में इसका कोई खास प्रभाव नहीं देखा गया। और तीसरी जो कमी थी इसकी, छोटे व सीमांत किसान हरित क्रांति के लाभों से वंचित रहे। ठीक है, क्योंकि अधिक उपज देने वाले तकनीकों के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती थी जो सीमांत किसानों के पहुंच से बाहर थी। और ये तीसरी बड़ी इसकी कमी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये जो तीसरा पार्ट था इसकी सेकंड वीडियो नेक्स्ट होगी, तो उसमें हम बाकी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे।